नेक्स्ट एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप इसे सीखिए। जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, एक केवल बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बेस पर आप रोजी रोटी कमा के खा सकते हो। मैं आपको एक ग्रंटेड बता रहा हूँ। मेरे पास रोजाना बीटीआर, अब मैं करता नहीं हूँ, रोजाना मेरे पास बीटीआर आती थी एक या दो, और एक बीटीआर के मैं 4 से 5 हजार रुपए लेता था। तो आप मान लीजिए एक महीने में कितनी बीटीआर आती होंगी। कम से कम 30 से 40 बीटीआर मिनिमम आती थी। और कई इतने बड़े बड़े लोगों की आ जाती हैं, फिल्म प्रोड्यूसर की आ गई, किसी बड़े पॉलिटिशियन की आ गई, बहुत बड़े की, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। मैं ये आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे बता रहा हूँ कि बीटीआर इतना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आपको इस बात का भी डर नहीं है कि आपकी प्रेडिक्शन गलत जाएगी। प्रेडिक्शन में तो आपने किसी की मैरिज की उम्र निकाल दी और वो नहीं हुई उस दिन, तो वो लौट के आ जाएगा आपके पास। मगर बीटीआर में वो आपके साथ समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसको सभी लोग सीरियसली इसको करें, और मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, बिगिनिंग में मैं कुछ एक आपको टेक्निक्स बताऊंगा अलग अलग। इसमें हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से भी सीखेंगे, उत्तर काला मंत्र के बेस पे भी सीखेंगे, बृहत जाति का प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के बेस पर भी सीखेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर भी सीखेंगे, प्राण पता लगने के बेस पर भी सीखेंगे, नक्षत्र शुद्धि के बेस पर भी सीखेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा सभी कुछ, और कैलकुलेशन भी सभी कुछ बताऊं सिखाऊंगा। आप एंजॉय करेंगे, धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहली क्लास में ये मत सोच के बैठ जाना कि अभी आपको आ जाएगी। मैं आपको अलग अलग टेक्निक बताऊंगा, उन्हें आप सीखते जाना। एंड में मैं किस तरीके से आपको बीटीआर फाइनली करनी है वो मैं आपको कराऊंगा। आखिर में आप जो चार्ट देंगे उस पर कराऊंगा आपको। क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकली करेंगे और आप सभी लोग सीख कर जाएंगे। मगर एक तो क्लासेस पूरी अटेंड करिएगा, पेशेंस रखिएगा। ये नहीं कि पहली क्लास से ही आप सोचें कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास से कोई भी एक्सपर्ट नहीं होगा। अलग अलग नाड़ी टेक्निक है, वो मैं लगाऊंगा नहीं आगे जाकर, मगर मैं आपको इसलिए सिखाऊंगा कि मैंने आपको बीटीआर करा दिया, आपने कोई यूट्यूब पर और कोई कहीं से वीडियो पकड़ के देख लिया, इसके बाद आप कहोगे अरे यार हमें तो ये करा ही नहीं, ये तो ये बता रहा है ये सही है। इसलिए मैं आपको कुछ एक टेक्निक्स कराऊंगा, हालांकि वो उतनी एक्यूरेट नहीं है। जो नहीं एक्यूरेट है, जो चलन है, प्रचलन है, वो भी मैं आपको सभी कराऊंगा। एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में बीटीआर किस तरीके से करनी है, और वो बीटीआर बिल्कुल एक्यूरेट होगी। हम बीटीआर कर पाएंगे। अब इनिशियली मैं यहाँ पर कोर्स की शुरुआत कर देता हूं। तो सबसे पहले गणेश जी की हम आराधना कर लेते हैं। ओम गण गणपते नमः। गणेश जी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के जीवन में वो सभी तरीके के विघ्नों को हराएं, रिद्धि सिद्धि लेकर आए, और आप मेरे साथ बीटीआर के कोर्स में आए। ये बीटीआर का कोर्स आप अच्छे से सीख पाए, और आप सभी लोगों को ये फले फूले, आप जो आपकी इच्छा है वो पूरी करें। अब हम देखिए, हम जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, जनरली हम ट्राई करेंगे मेथड बेस्ड ऑन लाइफ इवेंट्स, बेस्ड ऑन मातृकारक, बेस्ड ऑन बर्थ दशा, बेस्ड ऑन उत्तर कालामृत कंसेप्ट है आपका नक्षत्र शुद्धि, बेस्ड ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी भी करेंगे, बेस्ड ऑन डिविजनल चार्ट भी करेंगे। तो अलग अलग तरीके की हम टेक्निक्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब इनमें हम देखिए, सबसे पहले हम बीटीआर करेंगे यूजिंग नवांशा टेक्निक। नवांशा को थोड़ा समझ लेते हैं इसको। और देखिए, लाइट हार्टेड रहना है आपको, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहनी, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा आसानी से। पर यहाँ पर कैलकुलेशन इसके अंदर है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बीटीआर यूजिंग बर्थ चार्ट एंड प्लेनेट इन बर्थ चार्ट। ये इसका बीटीआर यूजिंग नवांशा का मतलब है बीटीआर यूजिंग बर्थ चार्ट एंड प्लेनेट इन बर्थ चार्ट। कैसे? ये आपका साइक्लिक नवांशा है। साइक्लिक नवांशा है बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे जो ये अंदर लिखी हुई है ये राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये साइन है आपके। लाइक ये एरीज हो गया, ये टॉरस हो गया, मतलब मेष, वृषभ, इसके बाद ऐसे ही ये आपका मिथुन, और इस तरीके से 12 राशियां हैं। अब 12 राशियों में इसके ये साइक्लिक नवांशा होता है। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं अगले इस सर्कल में, ये इसमें जो नक्षत्र हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपको पता है एरी साइन में सबसे पहले अश्विन नक्षत्र आता है, फिर भरणी आता है, फिर कृतिका। देखिए थोड़ा सा हिस्सा एक आपका पद एरीज में होता है, और बाकी उसके 3 पद यहाँ पर होते हैं
वृषभ में। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 27 नक्षत्र या 27 नक्षत्र इस दूसरे वाले राउंड के अंदर यहाँ पर दिखाए गए हैं। कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र हैं आपको 1 मिनट में यहाँ पर पता चल जाएगा कि 9 साइन में कौन से होते हैं। ये मूल नक्षत्र है, फिर आपका पूर्व आषाढ़ा है, फिर उत्तर आषाढ़ा का एक छोटा सा हिस्सा है, इस तरीके से। और इसके बाद जब मैं सबसे बाहर वाले इस सर्कल में जाता हूं तो ये एक्चुअली इसके नवांश है। 9 हिस्सों में एक राशि को डिवाइड किया जाता है। 9 एक तरीके से वो आपके चरण होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के, इन्हें नवांशा भी बोलते हैं। हर राशि में 9 नवांशा होते हैं। तो एरी साइन के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट है तो वो नवांशा में किस राशि में जाएगा वो यहां से पता चल जाएगा आपको। एरी साइन के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट है तो वो आपका 3 डिग्री 20 मिनट तक तो है, तो वो आपका नवांशा में 1 साइन में जाएगा। उससे आगे है तो वो 2 साइन में जाएगा, 3 साइन में जाएगा, और ऐसे 9 साइन तक वो प्लेनेट जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि कोई भी ग्रह एरी साइन मेष राशि में है तो नवांश कुंडली के अंदर वो 1 से 9 साइन के अंदर जाएगा। ऐसे ही यदि कोई भी प्लेनेट आपका जन्म कुंडली में वृषभ राशि में है तो वो आपका नवांश कुंडली में वो जिस राशि में जाएगा वो 10 नंबर होगी, 11 नंबर होगी, 12 नंबर होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर इन्हीं के अंदर एंटर करेगा। इसके अलावा और किसी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। अब ये जो साइक्लिक नवांशा में हम क्या मानकर चलते हैं, ये अष्टहोत्री दशा सिस्टम पर बेस्ड है। ये सिस्टम ये मानता है कि एक व्यक्ति की आयु 108 साल होती है। 108 ईयर्स, 108 साल। वो किस बेसिस पर डिसाइड किया हुआ है कि आपको पता है कि पूरी आपकी जन्म कुंडली की सभी 12 राशियों को यदि हम नवांशा में डिवाइड करें तो 12 9 जा 108 होता है, आपको मालूम है। 12, एक मिनट देखिए, 12 राशि है आपकी, 12 साइन है, और 12 साइन को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल 108 नवांश हैं जो यहाँ के सबसे बाहर वाले सर्किल में रखे हुए हैं। सो हमारे पास ये जो सबसे बाहर में रखे हैं 108 नवांश है यहाँ पर टोटल। अब 108 नवांशा हमारे पास टोटल होते हैं। इनमें एक जो नवांशा 1 साल को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी व्यक्ति की जो मैक्सिमम आयु है इसके हिसाब से 108 साल होती है। हर एक नवांशा 1 साल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस साइक्लिक नवांशा को हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए किस तरीके से यूज करेंगे, इसे कब यूज करना है, कब इस्तेमाल करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। इसे यूज करना है जब अपने व्यक्ति का नवांशा करेक्ट करना हो, D9 चार्ट करेक्ट करना हो। D9 चार्ट कब करेक्ट करना होता है, जब बर्थ टाइम में D9 चार्ट करीब करीब 12 मिनट में बदल जाता है। D9 चार्ट कितनी देर में बदल जाता है, 12 मिनट में। कैसे कैलकुलेट किया हमने, देखिए एक नवांशा होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, एक नवांशा होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। सबको मालूम है, आपको एक नवांशा 3 डिग्री 20 मिनट होता है। और कोई भी राशि 1 डिग्री 4 मिनट में चलती है। 1 डिग्री 4 मिनट के आसपास में कोई भी राशि चलती है। तो 3 डिग्री 20 मिनट कोई भी राशि करीब करीब 13 मिनट में चलेगी। एवरेज है, जरूरी नहीं है इतने में ही चले, थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो नवांशा आपका 13 मिनट में बदल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आपका 13 मिनट का डिफरेंस है बर्थ टाइम में तो उसका नवांशा डेफिनेटली गलत आएगा। D9 चार्ट गलत आएगा यदि 13 मिनट का डिफरेंस है। D9 चार्ट 1 मिनट में भी बदल सकता है, 3 मिनट में भी बदल सकता है, 5 मिनट में भी बदल सकता है, मगर 13 मिनट में तो 100% शर्तिया तौर पर बदल ही जाएगा। अब आपको डाउट हो रहा है किसी भी व्यक्ति की बर्थ टाइम में 15 मिनट का अंतर है और आप वेरीफाई करना चाहते हो कि कब उसका जन्म हुआ। आपको सपोज डाउट हो रहा है कि उसका जन्म 9 बजे हुआ है या 9:15 पे हुआ है, 15 मिनट का अंतर पता चल गया आपको। तो 9 बजे और 9:15 पे आप देखोगे तो उसका D9 चार्ट बदल जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे बदल जाएगा। एक एक चीज को हम समझेंगे और इसमें आप पीसफुली करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक कुंडली बना रखी है आपकी। ये एक जन्म कुंडली बना रखी है, इसका बर्थ टाइम ये अभी की बना रखी है, 19:42 है। नवांशा के अंदर देखिए 12 साइन आ रहा है। मैं इसका टाइम बढ़ा देता हूं, इसका नवांशा कितनी देर में बदल जाएगा देखिए।
19:42 है। एक एक मिनट करके टाइम बढ़ाता हूं मैं। देखिए नवांशा में 12 साइन है, 1 मिनट बाद वही है, 1 मिनट बढ़ाया मैंने, 1 और मिनट बढ़ा दिया, अभी भी 12 साइन है, 1 और मिनट बढ़ा दिया। देखिए 2 ही मिनट में नवांशा बदल गया। 19:45 पर इसका जो नवांशा है वो आपका 1 साइन आ गया। अब इसके बाद ये 13 मिनट के बाद फिर बदल जाएगा यदि मैं और आगे करूंगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में होनी चाहिए। यहां पर और 1 मिनट गया, अभी वही है, और 1 मिनट गया, अभी वही है, और 1 मिनट गया, 3 मिनट बढ़ गया, ये 4 मिनट बढ़ गया, ये 5 मिनट बढ़ा दिया, 6 मिनट बढ़ा दिया, 7 मिनट बढ़ा दिया, 8 मिनट बढ़ा दिया, 9 मिनट बढ़ा दिया। अब ये इसका करीब करीब 9 मिनट में ही यहाँ पर बदल गया है। 9 मिनट में बदल गया है। देखिए वो आपका एवरेज 12-13 मिनट है, क्योंकि जो राशियां हैं हम ये मानकर चलते हैं मैन्युअल कैलकुलेशन में कि एक राशि 1 डिग्री 4 मिनट में चलती है, मगर कई बार वो 3 मिनट में भी चलती है और कई बार 5 मिनट में भी चलती है। इसलिए नवांशा 9 से 15 मिनट के बीच में आपका चेंज होता है। उसको एवरेज टाइम हम 12 से 13 मिनट लेकर चलते हैं, इसलिए थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब देखिए इस व्यक्ति का यदि बर्थ टाइम ये मुझे बताए 1944 बताए बर्थ टाइम, ये 1954 है। अब ये 1953 भी बताए तो देखिए इसका कुछ और नवांशा है, और 1954 पे कुछ और नवांशा है। अब यदि एक्यूरेट नहीं है तो इसका D9 चार्ट तो बिल्कुल गलत ही हो गया। अब आप बर्थ टाइम यदि इसका रेक्टिफाई नहीं करोगे तो इसकी तो पूरी जिंदगी की सारी प्रेडिक्शन गलत ही दोगे आप। एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी इसकी। यदि और 1 मिनट पीछे कर दूं मैं, इसको 3 मिनट पीछे कर दूंगा, और ये अब आ गया 19:52 पर। तो देखिए एरीज साइन आ गया नवांशा में। सभी ग्रहों की स्थिति बदल गई नवांशा के अंदर, पूरा नवांशा बदल गया। और अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हम तो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर प्रेडिक्शन सही होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नवांशा ही हम गलत ले रहे हैं। डॉक्टर ने बता दिया 19:52 पे बच्चा पैदा हुआ, कह दिया 19:55 हुआ है, इतना रफली कौन याद रखेगा। तो आपने 19:55 की कुंडली बना डाली, और 55 मिनट की कुंडली में उसकी जो लगनी बदल गई नवांशा की, और इस तरीके से आपको एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं है, तो आपकी जो भी आप प्रेडिक्शन दे रहे हो वो सब यूजलेस हो जाएगी। उस प्रेडिक्शन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमें बर्थ टाइम एक्यूरेट करना है। अब जो मैं ये साइक्लिक नवांशा की जो टेक्निक है वो हमें कब यूज करनी है, कब इस्तेमाल करनी है। साइक्लिक नवांशा की टेक्निक इस्तेमाल करनी है जनरली नवांशा को करेक्ट करने के लिए। अब कैसे यूज करनी है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नवांशा को करेक्ट हम करेंगे इसकी मदद से। 1-2 मिनट का यदि आपको बर्थ टाइम में एरर है 5 मिनट तक, तो इस टेक्निक को यूटिलाइज नहीं करना। इस टेक्निक को यूटिलाइज करना है अप टू 15 मिनट। यदि एरर है 15 मिनट तक और 5-7 मिनट से ऊपर है, तब हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। यह भी वन ऑफ द टेक्निक्स है कि D9 चार्ट में आपको डाउट हो रहा है तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। और ये इवेंट बेस्ड टेक्निक है। आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बेस पर यह टेक्निक है। क्या हुआ मैम? प्रियंका पांडे मैम, बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना है यूजिंग दिस टेक्निक। अब आप इसकी लग्न देखिए D1 में क्या है, बोलिए मैम आप ही। प्रियंका मैम, कुंभ, एक्वेरियस। ये आवाज कैसे वापस आ रही है? हेलो, हाँ। और यहाँ पर क्या है सर? वृषभ, टॉरस। अब क्या करना है आपको, ये जो चार्ट आपने लिया था ये वाला चार्ट, इसमें हम ये मार्क कर लेंगे कि आपका कुंभ में वृषभ नवांशा है। ये कुंभ आ रहा है और इसके अंदर नवांशा कौन सा आ रहा है? वृषभ। ये दिख रहा है आपको 2। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए 11-2। ये हम साइक्लिक इसी से पता करेंगे। ये आपका देखिए ये तो राशि है हमारी, और ये नवांशा है वृषभ। इसको आपने मार्क कर लिया, करेक्ट है। अब आप क्या करिए, इसके अंदर यहां पर इनके प्लेनेट देखिए, कोई भी प्लेनेट देख लीजिए। ये प्लेनेट बैठा है यहां पर राहु। राहु कितने डिग्री पर बैठा हुआ है इसके अंदर? 5 डिग्री पर। ठीक है, राहु कहां पर बैठा हुआ है D1 चार्ट में? लग्न में। बोलिए मैम। सर राहु D1 चार्ट में लग्न में बैठा है। नहीं, और कोई नहीं बोलेगा, तो और कोई नहीं बोलेगा, जिसको बात कर 5 डिग्री 35 मिनट। एरी साइन में 5 डिग्री, एरी साइन में बैठा है ना राहु।
वो सॉरी एक्वेरियस में, हाँ जी सर। और D9 में देखिए राहु कहाँ बैठा है, स्कॉर्पियो में। सर वृश्चिक राशि में। इसको हम लिखेंगे 11/8। इसको क्या लिखेंगे, 11/8। अभी आपको सपोज सैटर्न देखना हो तो इसको बताइए क्या लिखेंगे हम। सर 12/10। 12/10। भाई आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, पहली ही क्लास है, आप लोगों ने माइक्रोफोन क्यों ऑन कर रखा है? आप चाहते नहीं हो क्या मैं पढ़ाऊं आपको? जिनसे मेरी बात हो रही है उसके अलावा सारे लोग इसे म्यूट रखे हैं, आप उसका क्लास का क्यों मजाक बना रहे हो? फिर मैं आपको पढ़ा के निकल जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। प्रियंका मैन आप अनम्यूट रहे। अब बताइए इसको, यहाँ पर मार्स को क्या लिखेंगे हम? सर 3/10। 3/10। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर हो गया सर। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 5:35 है। हाँ, अब क्या है, ये जो सैटर्न है इसके लिए आपने क्या लिखा, 12/10। जी। और असेंडेंट के लिए क्या लिखा आपने, 11/2। यस। 11/2। 2। यस यस यस। अब आप जाएंगे उसी साइक्लिक चार्ट पर, ये साइक्लिक चार्ट मैंने दिखाया, 11/2 आपने असेंडेंट के लिए लिखा है जी। यहां पर। ये 11 है आपका साइन, और ये (2 है। और सैटर्न के लिए आपने क्या लिखा, 12/10, यही लिखा है ना? जी जी ये 12/10 हो गया जी यानी। जी जी। अब यहां से आप यहां तक काउंट कर लो कितने नवांश गए हैं, इसको भी काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। 9 हुआ ना? इज इट क्लियर? जी जी बिल्कुल। ये 9 लिख लीजिए आप। अब नेक्स्ट प्लेनेट कौन था इस सीरीज में, अगला देखिए असेंडेंट से प्लेनेट कौन था? मार्स। हाँ, और मार्स कहां पर, मार्स के लिए क्या लिखा था आपने, 3/10। 3/10। इसके बाद जुपिटर भी लिख लो आप, 4/9। मरकरी के लिए लिख लो 4/11। जी। इस साइक्लिक चार्ट पे आऊंगा मैं। मार्स के लिए क्या लिखा आपने बताइए? 3/10। तो मैं देखिए यहां पर 3/10 को मार्क कर देता हूं। ये 3 है, (10), ये 10 है आपका। आपको काउंट करना है यहीं से असेंडेंट के इससे, ठीक है? असेंडेंट में आपका आ रहा था 11/2, तो यहां से गिनते जाइए, ये आपके 2 हो गए। इसके अंदर 9 नवांश आएंगे, 2 9 11। फिर इसके अंदर 9 आएंगे, 11 9 20। फिर इसके अंदर 9 आएंगे, 29 यहां तक हो गया। 29 के बाद ये हो गया 30 31 32 33 आएंगे। 33। क्लियर है? अब ये क्या फंडामेंटल कहता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में इन पर्टिकुलर ईयर्स पर 9th रनिंग ईयर और 33rd ईयर के अंदर मेजर इवेंट्स हुए होंगे। मेजर इवेंट्स कैसे, कि किसी क्लोज रिलेटिव के साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी हो। जैसे 33 ईयर पे मेजर इवेंट का मतलब हो सकता है इसके चाइल्ड बर्थ हुआ हो। मेजर इवेंट का मतलब कोई भी ऐसी घटना घटित होगी जो कि नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्शनल, लाइफ में वन टाइम जो घटनाएं घटित होती हैं उस तरह की कोई घटना घटित हुई होगी 9th और 33rd ईयर के अंदर। अब ये कहता है नहीं जी नहीं हुआ ऐसा, तो ऐसा कह सकता है ना कि नहीं हुआ। कंसेप्ट समझ में आया? इस तरीके से हमने निकालना है। मैं और एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जिससे कोई डाउट ना रहे। अब रुक जाइए 1 मिनट, डाउट्स बहुत, अभी कुछ देर वेट कर लो, 5-10 मिनट। अब दूसरी कुंडली बना लेते हैं हम कोई।
अब इसमें हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के साथ किस एज में घटनाएं घटित हुई होंगी। तो अब सबको ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए। मैम आप लाइन बाय रहिए। जी। सबसे पहले क्या देखेंगे बताइए? असेंडेंट की डिग्री 12/8 12/8। लिख लो आप, असेंडेंट 12/8 हो गया, लिख लेते हैं हम यहां पर लोग। जी। एक मिनट रुकिए। असेंडेंट 12/8 हो गया। फिर सेकंड क्या होगा? इससे ज्यादा डिग्रीज देखनी होंगी। हाँ तो सेकंड तो आ गई है ना इससे। पैटर्न आ गई है, हाँ। 12/8 हो गया। सेकंड बताओ जो प्लेनेट सबसे नीचे क्लोज आ रहा है। 1/5। 1/5। अब मैं बगैर साइक्लिक चार्ट के समझाऊंगा आपको, ठीक है? इसके बाद मून बताओ। मून है 2/4। 4, यस। खोल के बैठोगे, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइक्लिक आपके पास हर जगह पे नहीं होगा। देखिए 12/7 कितना था आपका? 8 था। 12/8। ये जगह थी हमारी। जी। समझिए अब इसको, बेसिक चीजों को, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो 5 नवांश यहाँ पर चल रहे हैं ना। जी। अब 2 साइन में 4 नवांश है, तो बीच में 1 साइन के पूरे 9 आएंगे कि नहीं आएंगे? हर एक साइन में 9 नवांश होते हैं। तो 2 में जाना है तो 9 पूरे काउंट होंगे। 1 के तो पूरे क्रॉस करके ही तो जाओगे ना 2 में। जी जी जी। तो 5 ही 5 हो गए, 1 के 9 हो 14। गए 14, और 2 में 4 नवांशा पे आप जा रहे हो। 18 हो गए। तो इसमें आप क्या करिएगा, देखिए इसको आप उससे छोड़ दो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 मिनट। साइक्लिक से हम देख लेते हैं। कौन मैडम बोल रही थी पीछे, जिनको समझ में नहीं आया था वो आ जाए अभी। सर एक तो ये डाउट है कि जो आप डिग्रीज देख रहे हैं डिग्री वो नहीं देख रहा मैं। नहीं, अभी आपने बोला ना उसकी क्लोजेस्ट डिग्री वाले को देखना है। नहीं, क्लोजेस्ट डिग्री वाले को नहीं देखना, उससे पीछे वाले को नहीं देखना, आगे वाले को देखना, ये बोला है हमने। अच्छा, उसके पीछे वाले को नहीं देखना, उसके असेंडेंट जैसे 6 है तो 5 साइन में, 4 साइन में, 3 साइन में कौन बैठा है उन्हें नहीं देखना। इससे आगे बढ़ने पर जो प्लेनेट बैठे हैं उन्हें देखना है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज देखना है, करेक्ट? कुंडली में आगे कैसे बढ़ते हैं? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, हाँ। एंटी, करेक्ट, ठीक है। और सर सेकंड चीज, जैसे हम नवांशा के जब साइक्लिक पे जाके जैसे जंप कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपने लास्ट में समझाया कि हाँ यहाँ से 5 स्टेप चलेंगे क्योंकि 5, और फिर हम टॉरस में एक्चुअली आपको हर एक राशि में कौन से नवांश होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी साइक्लिक ही सीख लीजिए अभी पहले, वो मैं बाद में कराता हूँ। हाँ ठीक है, तो वो बस थोड़ा सा एक बारी जैसे वो हो गया ना उसमें। आप कराइए इस केस में, बताइए मुझे सबसे पहले क्या नोट करेंगे, आप कराइए इसको कैलकुलेट प्रैक्टिकली। तो इसमें हम देखेंगे असेंडेंट 8/5। 8/5 हो गया, और बोलिए ये असेंडेंट हो गया। हाँ, ये 8/5 असेंडेंट हो गया अब था। आएगा जुपिटर नियरेस्ट है। अब जुपिटर, हाँ जुपिटर हमारा नियरेस्ट है, तो जुपिटर हो गया 10/5। जुपिटर 10/5, करेक्ट। नेक्स्ट बोलो एक और प्लेनेट। केतु को लेते हैं इसमें? केतु भी ले लो, कोई लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर केतु हो गया हमारा 12/5, सारी 5 है। 12/5, ठीक है। अब देखिए आप साइक्लिक उस पर चले जाओ। साइक्लिक पे आ गए हम। आपने नोट किए हैं तीनों? हाँ कर लिए सर। अच्छा, अब साइक्लिक पे आ जाते हैं। बाकी सब लोग भी समझ लीजिएगा इसे। ये साइक्लिक आ गया हमारा। अब साइक्लिक में आप असेंडेंट को मार्क कर लीजिए। 8/5 है। 8/5 है, हाँ। तो ये 8 है, और इसका जो 5th नवांशा को मार्क कर लो यहाँ पर बस, ये 5 है। हाँ। अब आपको जाना है 8/5 से 10/5 तक। ये 10/5 का है, ये रहा आपका 10/5। हाँ 10/5 इधर यहाँ आ से गया। आप गिन लीजिए
तो इसके अंदर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर आए, बीच की राशि के पूरे 9 आएंगे। 8 plus 9 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आया है टोटल। 25 और फिफ्थ पे वो है तो वो नहीं काउंट करेंगे 20। हाँ तभी 25 आया। ठीक है, फिर मैं अच्छा मैंने नहीं काउंट किया, ठीक है 25 आ गया, करेक्ट। अब ये इस व्यक्ति की लाइफ के अंदर 25वें साल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई होगी 25th ईयर में। यस। ठीक है, समझे। अब इसको करेक्ट ऐसे करना है, देखिए मैं आपको करेक्ट करना बता रहा हूं, हमें केवल ये नहीं पता करना कि करेक्ट कैसे करना है और ये करेक्ट है कि नहीं नवांशा, ये एक चेक करने का वन ऑफ द मेथड है। हम मल्टीपल मेथड पढ़ेंगे हर चीज के, इसलिए किसी एक मेथड पर आप वो नहीं करेंगे, आपको ये मेथड सीखना है। तो आप देखिए क्या होगा, ये व्यक्ति कहता है जी मेरे तो 25th ईयर पर नहीं घटित हुई थी, नहीं घटित हुई थी, तो आप डाउट क्रिएट कर लीजिए कि इसका हो सकता है नवांशा गलत हो। ठीक है, अब नवांशा गलत होने का मतलब है या तो नवांशा में 4 साइन होगा या 6 साइन होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना भाई। टाइम या तो थोड़ा पीछे होगा या टाइम थोड़ा आगे होगा। तो यदि जनरली क्या होता है कि टाइम जो व्यक्ति बताता है उससे पीछे होता है, यह भी नियम आप ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट करते हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ 9:02 पर हुआ, डॉक्टर कहेगा 9:05 लिख लो जी। 9:11 पर हुआ, डॉक्टर कहेगा 9:15 लिख लो जी। जनरली पीछे का टाइम कोई भी नहीं बताता, या वो अपना काम कर रहा है बर्थ होने के बाद, टाइम नोट बर्थ होने से पहले तो कोई भी नहीं करेगा, कुछ देर बाद में ही करेगा। तो बर्थ टाइम जो भी नेटिव बता रहा है उससे हमें ये मानकर चलना है कि बर्थ टाइम उससे कुछ देर बाद का ही होगा। तब हम क्या करेंगे, बाद का होने का मतलब है सपोज ने 2040 बताया है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे और इसका नवांशा बदलने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसका नवांशा बदलने की कोशिश करता हूं, देखिए अब इसका नवांशा बदल रहा है काफी देर बाद, 11 मिनट के बाद बदल रहा है। तो 11 मिनट के बाद बदल रहा है, तो अब एक दूसरी संभावना हो जाती है कि भाई इतनी ज्यादा तो डिफरेंस नहीं हो सकता, तो मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा। 2040 से 2051 आया, कम करने पे नवांशा इसका ये ओनली 2036 पर ही बदल गया, 4 साइन आ गया नवांशा के अंदर। पहले आपका जो साइन आ रहा था वो आपका आ रहा था, जो भी आ रहा था उसमें हमने आगे जाके देखा, तो हमने 11-12 मिनट तक सेम नवांशा चल रहा है। तो हम ये मानकर चलेंगे इतनी ज्यादा एरर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं थोड़ा बैकवर्ड गया, इन जनरल हम फॉरवर्ड जाएंगे। इन जनरल ज्यादातर केसेस में आपको ये मिलेगा कि जो व्यक्ति का जो टाइम है वो उसने उससे थोड़ा पीछे होगा, जो उसने बताया होगा उससे थोड़ा कम होगा। तो यहां पर आपका देखिए 2036 पर इस व्यक्ति का जो नवांशा बदल गया। अब 2036 पर नवांशा बदलते हैं। अब हम देखेंगे इस व्यक्ति की लाइफ के अंदर कौन सी एज में घटनाएं इंपॉर्टेंट घटी होगी, उसके लिए हम वही प्रोसेस यूज करते हैं। अब आप देखिए असेंडेंट क्या आ रहा है इसका, बताइए सर स्कॉर्पियो 8/4। 8/4 पहले क्या आ रहा था, 8/5 8/5 आ रहा था। अब एज करेंगे तो एक बढ़ जाएगी ना, एज बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। अब ये कहता है नहीं मेरा तो इवेंट 26 ईयर में हुआ था जी, 25th में नहीं हुआ था। हाँ मेरी शादी हुई थी 26वें साल में। हम 1 मिनट में इसके नवांशा को बदल देंगे। क्लियर है? हाँ जी सर लेकिन ये प्रोसेस तो थोड़ा जिसकी एज जा चुकी होगी उसका थोड़ा यंग पे ही हो पाएगा ये, नहीं यंग पे नहीं, उनके हम प्रोसेस उनके भी करेंगे। अब ये तो देखिए यंग में भी हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़े बड़े लोगों पे जिनके इवेंट कुछ हुआ होगा तभी तो कर पाएंगे, इवेंट बेस्ड है तो। हाँ करेक्ट है, अलग अलग करेंगे हम, बहुत सारे प्रोसेस करेंगे। अभी उसकी आप चिंता मत करो, केवल जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखते जाओ। हर एक केस का जवाब है हमारे पास। हाँ जी ठीक है। अब आप इसमें से हैंड रेज करिए जिसको कि नहीं समझ में आएगा। आप सब लोग हैंड रेज करिए, मैं सभी के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। भावना प्रताप, ये यहां पर मैंने इसको दिया हुआ है, लिखा हिंदी इंग्लिश के अंदर। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं। BTR यूजिंग नवांशा मेथड, फाइंड नवांशा ऑफ लग्न,
लेट अस से लग्न का नवांशा फाइंड आउट करना है, तो लेट अस से लग्न इज इन एरीज एंड लिब्रा इन डी नाइट, तो इसको 1-7 बोल देंगे। फाइंड साइन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड देयर नवांशा साइन, सभी ग्रहों के साइन निकालिए, उनके नवांशा साइन निकालिए, जैसे अभी हम निकाल रहे थे। इन सर्कुलर चार्ट काउंट फ्रॉम नवांशा ऑफ लग्न टू नवांशा ऑफ प्लैनेट, जो हमने लग्न का नवांशा सबसे पहले मार्क किया था, उससे प्लैनेट के नवांशा तक हम काउंट कर लेंगे। सम इंपॉर्टेंट इवेंट विल हैपन ड्यूरिंग दैट ईयर इन द लाइफ ऑफ नेटिव, दैट्स ऑल। उस पर्टिकुलर साल के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे, और जो भी आपका इवेंट हुआ है उसके बेस पर हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल क्लास के अंदर मैंने आपको इजियर मेथड रखा है। अब नहीं, इतने क्वेश्चंस नहीं होते मैडम, वेट करो, ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। हमने 2 मिनट का टॉपिक है, आपके क्वेश्चंस ले लिए, जो वेट टिल एंड, बीच में हैंड रेज मत करिए, कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, मगर जब मैं कहूं तभी आप हैंड रेज करिएगा, बीच में कोई मत करिएगा। यदि किसी को आदत है तो वो ना करे, क्योंकि आपकी फिर क्लास प्रॉपरली नहीं होगी। आज थोड़ी सी डिसोरिएंटेड है हमारी क्लास, इतनी कभी नहीं होती मेरी। अब देखिए, बीटीआर यूजिंग भाव एंड कारकत्व प्लैनेट डिसाइडिंग लग्न, ये जो सभी टेक्निक्स हैं ये अप्रोक्सीमेट हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, 60 to 70% काम करती हैं। स्टिल हम कर रहे हैं, एक्यूरेसी पर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको भाव और प्लेनेट के कारकत्व पता होने चाहिए कुंडली के अंदर, सभी ग्रहों के कारकत्व हमें मालूम होते हैं। अब किस तरीके से हम उनको यूटिलाइज करेंगे, आपको सपोज किसी आपको लग्न संधि का कोई भी व्यक्ति आ गया कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन की लग्न संधि है, और लग्न संधि वो कह रहा है कि भाई मेरी लग्न तो एरीज बताई थी, मगर मुझे लगता है मेरी टॉरस होगी, और 2-3 मिनट के अंदर लग्न बदल रही है, 5 मिनट के अंदर लग्न बदल रही है। उसके और बेहतरीन तरीके हैं, मगर ये भी वन ऑफ द मेथड है कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको प्लेनेट और भावों के सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए, हम किस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति की लग्न थोड़ी देर के अंदर बदलने वाली है, कब बदलेगी? जिन लोगों को कम जानकारी है मैं बता देता हूं, यहां पर अभी मैं बाय द वे ले लेता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, ये आ गया, आपको दिख रही होगी स्क्रीन। इसकी असेंडेंट है आपका स्कॉर्पियो, और असेंडेंट है 57 मिनट पर। इसका बर्थ टाइम है, इसको किसी ने 20:26 बता दिया। अब ये तो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, असेंडेंट यदि आपका बदल रहा है तो आपका सारा ही खेल खराब हो गया। यदि मैं इस व्यक्ति का बर्थ टाइम 2-3 मिनट पीछे ले जाता हूं, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा असेंडेंट 57 मिनट आ रहा है, स्कॉर्पियो आ रहा है। अभी इसको मैं थोड़ी देर पीछे ले जाता हूं, देखिए अब इसका असेंडेंट ये आ गया, 5 मिनट में पीछे ले गया, 20:21 पर असेंडेंट बन गया 29, 49, और ये 7 हो गया लिब्रा। सारी चीजें बदल गई, कुंडली ही पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई। अब ऐसे केस में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मगर उनमें से एक जो टेक्निक सरसरी नजर से व्यक्ति से बात करके असेंडेंट डिसाइड की जा सकती है, वो क्या टेक्निक है उसके बारे में बात करूंगा सबसे पहले मैं। यहां पर एक कहता है कि इसकी कुंडली का प्लेनेट कहां पर बैठा हुआ है, प्लेनेट और भाव के कारकत्वों पर बेस्ड हम उसकी लग्न को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ये आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, तब हम कर सकते हैं। किस केस में इसको अप्लाई करना है? जब पर्सन का जो जन्म हुआ है वो ऐसे वक्त पर हुआ है जिससे कुछ देर पहले कोई और लग्न थी और कुछ देर बाद कोई और लग्न होने वाली है, जिसको हम बोलते हैं लग्न संधि के आसपास। 4-5 मिनट के अंदर उसकी असेंडेंट बदलने वाली हो, तब हमको बहुत ही ध्यान से इसे करना है। उसमें एक मेथड है आपका, सबसे पहले हम देखेंगे मून। आपकी कुंडली में उनका मून का प्लेसमेंट देख लीजिएगा। प्लेसमेंट ऑफ मून इन ए भाव इंडिकेट दैट माइंड ऑफ मैन ऑफ नेटिव विल ऑलवेज टुवर्ड्स कारकत्व ऑफ दैट भाव। मतलब सपोज ये व्यक्ति यहां पर आया, अब ये इसका मून का प्लेसमेंट 11वें भाव में है,
यदि मैं इसकी असेंडेंट को बढ़ा देता हूं, थोड़ी देर आगे टाइम कर देता हूं, जो ये लेकर आया था मेरे पास 1 मिनट, तो अब इसका मून 10वें भाव के अंदर आ गया। अब मैं इससे पूछूंगा भाई आपका क्या सारा का सारा ध्यान अपने प्रोफेशन की तरफ है, कर्म की तरफ है, नेम फेम की तरफ है क्या, या आपका सारा ध्यान अपने सोशल सर्किल, यार दोस्त और प्रॉफिट कमाने में है, या आप अपना सर्किल बढ़ाना चाहते हो, जान पहचान बढ़ाना चाहते हो? दोनों चीजों में आपको वो यदि कह देता है क्लियर कट टर्म्स में, हाँ जी मेरा सारा का सारा फोकस इस पर है, किस पर, मेरे प्रोफेशन के ऊपर है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि इसका चंद्रमा 10वें भाव में बैठा होगा, उसके बेस पर हम निश्चित करेंगे, क्योंकि या तो चंद्रमा 10वें में होगा या 11वें में होगा। अब आपको एनालिसिस करना है, हालांकि ये डिफिकल्ट होता है, व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता कि मेरा फोकस किस चीज में है, मगर कई लोगों को पता होता है। कई लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा, अब ये पर्सन कहता है कि मेरा जी हाँ फ्रेंड्स में ही रहता हूँ, और मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो, मिलने जुलने वाले लोग हो, काम वाम में मेरा उतना ध्यान नहीं जाता, और इन्हीं चीजों में होता है, मैं अपनी नेटवर्किंग में ध्यान देता हूं। तो आप इमीडिएटली कह दीजिए कि भाई आपका जो मून है वो 11वें भाव में होगा, 10वें भाव में नहीं होगा। इस तरीके से हमको एनालाइज करना है, पर ये मेंटल एनालिसिस है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन बेस्ड जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, और भी करेंगे बहुत सारे हम। अब सैटर्न को देख लीजिएगा, अब सारे भाव बदलेंगे आपके, जब असेंडेंट बदलेगी तो सभी प्लेनेट की पोजीशन बदलेगी। सैटर्न बताता है फियर, डर। वेर एवर सैटर्न इज प्लेस्ड, जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर शनि बैठा हुआ है, पर्सन ऑलवेज बी अफ्रेड रिलेटेड टू दैट भाव, उस भाव से रिलेटेड उसके मन के अंदर शंकाएं और डर होता है। अब यहां पर जैसे हम देखेंगे, देखिए अभी इसका सैटर्न बैठा हुआ है 5वें भाव में, जब मैं इसकी स्कॉर्पियो लग्न लेता हूं तो सैटर्न बैठा हुआ है 5वें भाव में। अब मैं इससे पूछूंगा भाई आपको क्या संतान से रिलेटेड कोई फियर होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई फियर होता है, पैसे कहीं लगा रखे हैं, लर्निंग से रिलेटेड कोई फियर होता है, तो वो कहेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि भाई इसकी असेंडेंट जब मैं 7 ले लूंगा तो इसको 7 असेंडेंट लेने पे क्या होगा, देखिए अब ये 6ठे भाव में चला गया सैटर्न। अब हम कहेंगे कि आपको अपनी शरीर की बीमारी से कोई परेशानी है, नौकरी का डर रहता है, या आपको हेल्थ से रिलेटेड रहता है, दोनों में से एक चीज इसको एग्री करनी पड़ेगी। जिस चीज का भी इसको फियर होता है, हम एक दूसरा पॉइंट हमारा कंफर्म हो जाएगा, उससे पता करके आप 3-4 प्लेनेट को देखकर आप असेंडेंट निर्धारित कर दोगे। दिस इज वेरी गुड टेक्निक, मगर आपका सेल्फ एनालिसिस चलेगा। अब वो कहता है नहीं मुझे संतान से रिलेटेड तो कोई डर नहीं है जी, मगर मुझे यहां पर पहले उसने जवाब दिया कि मैं यार दोस्तों में बड़ा ध्यान रखता हूं, मगर वो कहता है हाँ जी मेरे पे उधार वगैरह बहुत है, और नौकरी भी मेरी ऐसी चल रही है, उसका मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं निकल ना जाए। अब ये कंफर्म होता जा रहा है कि इसकी असेंडेंट 7 होगी। तीसरा, अब हम इससे देखते हैं, सभी प्लेनेट को आप देख सकते हो, वीनस है, ये आपका लव एंड लाइकिंग को रिप्रेजेंट करता है। पर्सन लव द कार्यकत्व भावा वेयर वीनस इज प्लेस्ड, जहां पर भी शुक्र बैठा हुआ है उसके कार्यकत्व को लव करेगा, वो पसंद करेगा। अब इसका शुक्र इस केस में जब मैं असेंडेंट 7 ले रहा हूं तो 7वें भाव में बैठा हुआ है। 7वें भाव का मतलब है कि वो आपका अपोजिट पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। देखिए कितनी रिलेट हो रही है चीज। यहां पर चंद्रमा तो उसका फ्रेंड सर्किल पर फोकस कर रहा है, और शुक्र कहां पर जाकर बैठ गया, 7वें भाव पर, दोनों चीजें लिंक हो रही है। अब आप उसे आगे कुछ भी देखिए मत, और आप कह दीजिए आपका असेंडेंट 7 है, क्योंकि शुक्र जहां पर बैठा होता है उस जगह को वो पसंद करता है, और ये यहां पर कनेक्ट हो रही है। अभी मैं इसको वापस 8 लेकर आता हूं तो देखिए शुक्र की स्थिति बदल जाएगी 8 लाते ही। असेंडेंट जब बाकी उसकी यदि टॉरस होगी तो शुक्र चला गया 6ठे भाव में, तो 6ठे भाव से रिलेटेड चीजों को पसंद करता है, स्पोर्ट्स वगैरह को पसंद करता है, इस तरीके की चीजों को यदि पसंद करता है तब आपको कहोगे कि 8 भी हो सकता है। तो हम शुक्र को देखेंगे, शुक्र को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इट इज द लव अबाउट द पर्सन, लव द कार्यकत्व भावा वेयर वीनस इज प्लेस्ड। अब आता है जुपिटर। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, जुपिटर रिप्रेजेंट, अब देखिए इनमें ये अपोजिट वो तर्क मत लेके आ जाना जी कि हमारी कुंडली में जहां जुपिटर बैठा है उससे रिलेटेड हम हैप्पीनेस नहीं होता। सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में 100% कुंडलियों पर नहीं लगती, मगर जो अधिकतर केसेस में जो चीजें लगती हैं, अब ये सारे के सारे प्लेनेट उसी तरीके से नहीं होंगे, मगर इसमें अधिकतर वैसे ही होंगे जैसे मैं बता रहा हूं। जुपिटर हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन फील हैप्पीनेस अबाउट कारकत्ता ऑफ हाउस इन विच जुपिटर इज प्लेस्ड, जिसमें आपका होता है उससे वो संतुष्ट होता है एक्चुअली। अब इस व्यक्ति का जुपिटर यदि 8 साइन है
तो वो थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो थर्ड हाउस का मतलब वो आपका सोशल मीडिया वगैरह से वो होगा, इंटरनेट में ज्यादा इन्वॉल्व होगा, अड़ोसी पड़ोसियों के घर ज्यादा रहना पसंद करेगा, उसे शॉर्ट ट्रेवल बहुत पसंद होगी, उसके अंदर वो मजे करेगा। मगर जब इसकी असेंडेंट 7 हो जाती है तो ये क्या करेगा, अब ये इसको घर प्रॉपर्टी, घर पे इसको एंजॉयमेंट होगा, आपका व्हीकल चलाने का शौक होगा और प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा और होम हैप्पीनेस करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वो पड़ोस में हैप्पी था या शॉर्ट ट्रेवल में हैप्पी था, यहाँ पर वो घर में रहकर हैप्पी है। इस तरीके से हम उनको 3-4 प्लेनेट के यदि आपने कार्यकर्ता यहाँ पर फिक्स कर लिए तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि ये आपका घर में रहकर हैप्पी रहेगा। उससे आप पूछोगे कि इन प्रश्नों के जवाब दो आप, कि आपको घर में रहना पसंद है या आप ट्रेवल करना पसंद करते हो। सोच समझकर यदि वो सही बता पा रहा है, कई तो लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि मैं क्या पसंद करता हूं, तब हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए केतु, person try extremely hard related to Karkata of that house where Ketu is placed. If it is in 12th house, person try hard to achieve moksha, मगर उस भाव से रिलेटेड उसे सफलता नहीं मिलती। इन जनरल बहुत सारे लोग होते हैं कि उस भाव को इग्नोर करता है। भाव को इग्नोर वो तभी करता है एक्चुअली उसको उस भाव से रिलेटेड आपको सफलता नहीं मिलती। केतु जिस भाव में भी बैठा है तो अब आप इस बेस पर भी डिसाइड कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि आपको किस भाव से रिलेटेड सफलता नहीं मिल रही है। अब हम देखेंगे मरकरी। मरकरी यहां पर बुद्धि का कारक होता है। पर्सन अप्लाइज माइंड इन कारकत्व ऑफ हाउस इन विच मरकरी इज प्लेस्ड। आप हमेशा देखिएगा अपने अपने बारे में भी सोचना कि आप ऐसा ही करते हैं कि नहीं। कुंडली में जहां पर भी मरकरी बैठा हुआ है उसी पर्टिकुलर भाव से वो ट्रिक लगाएगा, दिमाग लगाएगा। अब इस व्यक्ति को यदि मैं इसकी ये लिब्रा लग्न मान लेता हूं तो इसके बारे में मैं कितनी सारी बातें बता सकता हूं। इसकी पूरी किताब खुल चुकी है मेरे पास। किताब क्या खुल चुकी है, देखिए ये आपका सोशल नेटवर्किंग में बहुत बिलीव करेगा, फ्रेंड वगैरह बनाने में बिलीव करेगा, इसका जो इसको लाइक करेगा, ये अपोजिट पार्टनर ढूंढना, गर्ल है तो बॉयज पसंद होंगे, और ये दिमाग भी सारा इसी चीज में लगा के रखेगा अपना सारा का सारा। इसका पूरा का पूरा फोकस होगा, इसको चिंता होगी नौकरी की, इसको चिंता होगी आपकी हेल्थ की, इसको इन चीजों की चिंता होगी, डिस्प्यूट की चिंता होगी, और इतनी सारी चीजें वह एग्री कर जाता है यदि वो ओवर टाइम रेक्टिफाई करना चाहता है। तो देखिए कितना एक्यूरेट, और सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे प्लेनेट। हम इस तरीके से इसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्स। मार्स जहां पर भी बैठा है, एग्रेशन, ईगो एंड एनर्जी। पर्सन शोज अग्रेशन अबाउट हाउस इन विच मार्स इज प्लेस्ड। अग्रेशन का मतलब है उस भाव के सिग्निफिकेशंस को वो थोड़ा ज्यादा एनर्जी के साथ करने की कोशिश करेगा, और उन कामों को करते समय पर वो किसी की बात मानेगा नहीं, बहुत एनर्जी से करेगा। ईगो आ गई यहाँ पर, तो वह सोचेगा मुझे सारी जानकारी है, किसी भी व्यक्ति से उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वो हेल्प लेने की भी कोशिश नहीं करेगा। मार्स जहां पर भी बैठा है उस भाव के कार्यकर्ताओं से रिलेटेड चीजों में वो अग्रेसिव होगा। ऐसे ही सन जो होगा वो अथॉरिटी और नेम ऑफ फेम को रिप्रेजेंट करता है। पर्सन वांट फेम इन द कारकत ऑफ द हाउस एंड ही इज एसोसिएटेड टू दैट हाउस थ्रू हिज सोल। और आत्मा से उस पर्टिकुलर भाव से जुड़ाव होगा और उस भाव से रिलेटेड वो अपनी फेम चाहेगा। अब जैसे यहाँ पर हम सूर्य को मान लेते हैं तो आपका उसका जुड़ाव देखिए 7वें भाव से होगा, और 7वें भाव से रिलेटेड ही वो आपका फेम चाहेगा। व्यक्ति उस पर्टिकुलर भाव के कार्यकर्ताओं से फेम चाहेगा। तो यहाँ पर अब 7वें भाव से पता है कैसे फेम चाहेगा। ये बॉय है तो इसको तो लड़कियों में इंटरेस्ट है, सारा दिमाग लड़कियों में लगा के रखा हुआ है। फेम कैसे चाहेगा, लड़कियों के थ्रू कैसे फेम मिलेगी। स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है उसको फेम मिल जाती है, कॉलेज में पढ़ते हैं जिसकी ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है उसकी फेम हो जाती है, फिल्म स्टार बन जाते हैं तो बहुत गर्ल्स उनके पीछे लग जाती हैं तो उनको फेम मिल जाती है। इन दैट वे वो चाहेगा ये मैं इसकी वजह से लाइमलाइट में रहूं, इसकी वजह से फेम रहूं, और वो सोल से भी अटैच्ड होगा, आपकी आत्मा से भी चाहेगा कि मुझे इन पर्टिकुलर चीजों के थ्रू फेम मिले। और इस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, यू कैन थिंक इन मैनी वेज। ये मैं एक पर्टिकुलर चीज बता रहा हूं इसके बेस पर, और इसके और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मैं कोई इसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, एक मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उस व्यक्ति से पूछेंगे। राहु इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। पर्सन इज ऑलवेज इन इल्यूजन रिलेटेड टू हाउस वेयर राहु इज प्लेस्ड। ब्रह्म में रहेगा राहु जिस जगह पर भी है, वस्तु स्थिति नहीं पता होगी, वो ऑलवेज या कभी उस भाव से रिलेटेड उसने धोखा खाया होगा या भाव से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली होगी, इस तरीके की स्थिति होगी, ब्रह्म की स्थिति में होगा। तो ये 12th हाउस से रिलेटेड ये व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति में होगा ऑलवेज। 12th हाउस आपका फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी चीजों में भ्रमित रहेगा, खर्चे
एक्सेप्शनल कर देगा, ये आपके बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है। ये इस तरीके से होगा कि कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा कहीं से, उस तरीके की स्थिति होगी, क्योंकि ये डेट से भी डरा हुआ है, ये यहाँ पर खर्चीला होगा। अब इसकी हम पूरी कुंडली खोल सकते हैं इस व्यक्ति की। यदि इसकी 7 लग्न है तो ना मैंने कोई लॉर्डशिप देखी है, ना कुछ भी नहीं देखा है, हम केवल प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के बेस पर हम इसको बता देंगे कि ये पर्सन आपका नेटवर्किंग फ्रेंड सर्किल के अंदर बहुत इंटरेस्टेड होगा। इसके बाद ये आपका अपोजिट पार्टनर्स में इंटरेस्टेड होगा, वहीं पर दिमाग लगाएगा और उसके थ्रू ये नेम फेम चाहेगा। और इसका सारा का सारा जो प्रॉब्लम होगी वो आपका छठे भाव से रिलेटेड इसके अंदर चिंता है और फियर होंगे। और इस तरीके से हम इन बहुत सारी चीजों को वो कर सकते हैं। और ये आपका फियर होंगे, हार्डवर्क भी करेगा, मगर उसके अंदर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि केतु बैठा हुआ है छठे भाव में। और इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की जो कुंडली है उसको एनालिसिस कर सकते हैं बेस्ड, मतलब उसका बर्थ टाइम लगने में यदि प्रॉब्लम है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं व्यक्ति से बात करके। जो मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे ही आप लग्न बदलोगे, इन सारी चीजों के जो सिग्निफिकेशंस हैं वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। एक्चुअल में लग्न जो मैंने लिया था वो 8 था, अब 8 लग्न यदि आप लेते हो तो सभी प्लेनेटों की स्थिति बदल गई, उसका सारा का सारा फोकस बदल गया। अब वो इंटरेस्ट रखता है प्रोफेशन के अंदर, अब वो आपका फेम चाहता है थ्रू सर्विस, और एंजॉय भी करेगा, लाइक भी करेगा सर्विस करना, दिमाग भी सर्विस के अंदर लगाएगा, डिसिप्लिन के अंदर लगाएगा। मगर उसकी चिंता होगी इन्वेस्टमेंट या संतान और उससे रिलेटेड, उसको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। वो लाइक करेगा आपका ट्रेवल करना और इस तरीके की चीजें होंगी। तो एंटायरली देखिए खेल पूरा बदल चुका है। और अग्रेसिव होगा इन द प्रोफेशन, काम को बहुत जल्दी करने की कोशिश करेगा, उसमें अग्रेसिव होगा, अपना जो काम कर रहा होगा किसी और व्यक्ति का कहना नहीं मानेगा, उसका मन भी काम में लगा रहेगा। तो दोनों परिस्थितियां एंटायरली डिफरेंट होगी। अब ये इतनी डिफरेंट परिस्थितियां हैं तो व्यक्ति अपना अपने आपको पता चल जाएगा जब उससे बात करेंगे, और इस बेसिस पर हम लग्न निर्धारित कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। इसका कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजर को खुद समझना है, अपना दिमाग लगाना है, और अपने दिमाग के बेस पर इसको वो असेंडेंट को करेक्ट करेगा। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे डाउट है, मेरी असेंडेंट 4-5 मिनट के अंदर बदल रही है, तो आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को भी यूटिलाइज कर सकते हो, और ये काफी हद तक काम कर जाती है। और बाकी हम इनको मैथमेटिकली और कंसेप्ट लगाएंगे और फाइन ट्यून करने के मेथड्स हम कमिंग क्लासेस के अंदर बात करेंगे। अब आप में से किसी का कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस तो वो मेरे से पूछ सकता है। पंकज जी आप बोलिए, 1 मिनट। हाँ जी बोलिए पंकज जी। भावना प्रताप। तो जैसे कभी कभी जब मैं चार्ट देखती हूँ पराशरी पे, तो कभी कभी मैं चलित से भी एनालाइज करती हूँ, कभी कभी मैं केपी से भी करती हूँ। तो वहां पे थोड़े प्लैनेट शिफ्ट हो जाते हैं। आई एम मोर फोकस ऑन द केपी व्हेन आई सी द चार्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हेन द प्लैनेट इज शिफ्टिंग व्हिच चार्ट वी शुड सी, मतलब नहीं, आपको लग्न कुंडली देखनी है केवल। D1 पे स्टिक करूँ ना? D1 पे हम केवल जो